प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपसे नागरिकता के विषय में बात करूंगा। अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में भी मैंने नागरिकता के विषय में ही बात किया था और उस संदर्भ में हमने आपसे जो बात किया था वो था नागरिकता का उद्भव तथा विकास, नागरिकता की अवधारणा तथा नागरिकता के सिद्धांत से जुड़े हुए विभिन्न विचारधाराएं। अभी जो आज के डिस्कशन में होगा पॉइंट वो है अबाउट द मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सिटीजनशिप। जस्ट टू recapitulate what I had discussed with you all in my previous YouTube lecture, that was regarding the development of citizenship, the history of the citizenship right from the ancient times up to the modern times, in which I had covered many thinkers, many philosophers. Although in short it was not a very in-depth kind of a lecture, फिर भी बस मैंने आपको एक आइडिया देने का प्रयास किया था कि देखिए ये इतिहास के लंबे अंतराल में किस किस प्रकार से नागरिकता के विषय में विचार विमर्श होता रहा है। और साथ ही साथ जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था नागरिकता से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। और उसमें हमने लिबरल थ्योरी के बारे में बात किया था, हमने आपसे प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में बात किया था, सिविक रिपब्लिकन थ्योरी के बारे में बात किया था। इन सब के बारे में हमने आपसे विचार विमर्श किया था। आज के जो लेक्चर है उसमें I will be speaking on the Marxist notion of citizenship as well as the liberal notion of citizenship। तो अब देखिए, जब हम पहले मार्क्सिस्ट नोशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज मार्क्स और व्हाट डज मार्क्सिज्म से अबाउट सिटीजनशिप। मार्क्सवाद का क्या विषय है, क्या विचार है नागरिकता को लेकर। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने, हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स सामान्य रूप से बोर्जुआ समाज के द्वारा जो प्रदत्त सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं या जो अवधारणाएं हैं उसका खंडन किया है। चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो लिबर्टी का कंसेप्ट हो, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज प्रॉपर्टी, एनीथिंग। Marx has by and large rejected the notions of the bourgeois society, calling them as notions of the bourgeois society, and so goes with the notion of citizenship as well। अब देखिए, जो मार्क्सवाद का विचार है नागरिकता पर, मार्क्स ये कहता है, या मार्क्सवाद ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार और कर्तव्य के बारे में जो कहा जाता है कि नागरिकता से ही व्यक्तियों को अधिकार मिलते हैं, नागरिकता से ही व्यक्तियों के दायित्व का निर्धारण होता है, मार्क्स इस बात को अस्वीकार करता है। मार्क्स कहता है कि आप किसके अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके दायित्वों के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कि जो एक बोर्जुआ सोसाइटी होती है, एक पूंजीवादी जो समाज होता है, उस पूंजीवादी समाज में तो एक अंतर्निहित असंतुलन बना रहता है। देयर इज एन इनहेरेंट इम्बैलेंस इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मार्क्स सेज। और कहता है कि ये जो असंतुलन है ये कोई सामान्य असंतुलन नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। इट इज वेरी टेरिबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस। और इतना बड़ा ये असंतुलन है कि वो असंतुलन एक गहरी खाई में परिवर्तित हो जाता है। दैट इज, देयर इज अ डीप डिविजन इन द सोसाइटी बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। एक वो वर्ग है जिसके पास संपत्ति ही संपत्ति है, जिस वर्ग के पास संपत्ति हो उसके पास साधन भी है, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति और साधन है उसके पास शक्ति भी है, उसके पास सत्ता है, उसके पास जीवन के सभी सुख हैं। लेकिन दूसरा एक वर्ग है जो साधन से, संपत्ति से और सत्ता से वंचित रहता है, वंचित कर भी दिया जाता है। ही सिस्टमेटिकली डिप्राइव्ड of the resources, of the property as well as of the power. Because of the absence of economic power, so many kinds of deprivation comes into play as a result। अगर आपके पास, मार्क्स कहता है कि आपके पास आर्थिक सत्ता नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है।
और जो कुछ समाज में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अधिकार और स्वतंत्रता और संपत्ति, ये सारी जो बातें हैं ये सब केवल एक वर्ग के लिए होती है। अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, साधन, ये सब एक वर्ग के लिए है। लेकिन दूसरा वर्ग जो वंचित वर्ग है, कहता है उसके लिए दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, उसके लिए सारे उत्तरदायित्वों के बारे में कहा जाता है, उसको ऑब्लिगेशन के बारे में कहा जाता है, उसको ओबीडियंस से संबंधित उसे बातें कही उसके बारे में कहा जाता है कि इस वर्ग को राज्य के कानूनों को का पालन करना है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व है, उसके बहुत सारे कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार के राज्य का कोई अर्थ ही नहीं है, और ऐसे राज्य में आप जितने भी विचारधाराएं, जितने भी सिद्धांत देंगे, वो सब एक फॉल्स नोशंस होंगे, वो सब केवल एक मिथ्या सिद्धांत होंगे। फॉल्स नोशंस, फॉल्स थ्योरीज, मिथ्या सिद्धांत है, मिथ्या अवधारणाएं हैं वो। और कहता है उसी तरह से सिटीजनशिप भी एक मिथ्या अवधारणा है। दैट सिटीजनशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द false theories of a bourgeois society. This is a result of the bourgeois society or the capitalist society, that the deprived sections, they are always subordinate to the ruling classes or to the property classes. So the notion of citizenship is basically a kind of a tool or a kind of a mechanism that goes or that is erected for the favor or for the benefit of the ruling classes. क्योंकि ये जो नागरिकता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर जो शासन करने वाला वर्ग है, जो संपत्तिवान वर्ग है, उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं, उसको स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, नागरिकता के नाम पर ही उसको कुछ शक्तियां दी जाती हैं, उसको अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके पास केवल आदेशों को निभाने के अलावा कुछ नहीं है, उसके पास केवल दायित्व ही है और कुछ नहीं है। और इसलिए मार्क्स इस प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से खंडन करता है। मार्क्स रिजेक्ट्स दिस काइंड ऑफ थ्योरी, दिस काइंड ऑफ फॉल्स थ्योरी ही सेज। और वो ये कहता है, इससे भी बड़ी बात कहता है कि नागरिकता का विषय तो बहुत छोटा है। कहता है कि नागरिकता तो एक फॉल्स कॉन्शियस नहीं, ये फॉल्स थ्योरी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो मिथ्या सिद्धांत है वो है राज्य का सिद्धांत। और वो कहता है द स्टेट विल विदर अवे, द स्टेट इज बाउंड टू डिसअपियर, द स्टेट इज बाउंड टू वैनिश एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के एक ऐसा समय आएगा कि जब ये राज्य नाम की संस्था समाप्त हो जाएगी, जब श्रमिकों का अधिनायकवाद होगा, जब श्रमिक क्रांति करेंगे, बोर्जुआ को पराजित कर देंगे और बोर्जुआ को सत्ता से विमुख कर देंगे, सत्ता से विहीन कर देंगे, तब ऐसे में श्रमिकों का राज्य, श्रमिकों का समाज, श्रमिकों का समय का आगमन होगा। इसलिए वो कहता है कि ये जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी राज्य बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए जो पूंजीवादी राज्य, दैट इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन फॉल्स फाउंडेशंस, it is based in false notions. So when there is no validity of the state itself, when the state is not going to continue much further, there other notions associated with the state, with the capitalist state, they are also going to meet the same fate. उनका भी यही अंजाम होगा। जैसे राज्य का लोप होगा, कहता है ना कि राज्य का लोप हो जाएगा, द स्टेट शैल विदर अवे। तो जैसे ही राज्य का लोप होगा तो उसकी सारी अवधारणाओं का भी लोप हो जाएगा, चाहे वो स्वतंत्रता है, चाहे अधिकार है, चाहे संपत्ति है, चाहे वो नागरिकता का विषय है। इसलिए इन मार्क्स थ्योरी, इन द थ्योरी ऑफ मार्क्स, देयर इज नो प्लेस फॉर सिटीजनशिप। मार्क्स सेज दैट इट इज जस्ट अ टेम्पररी फेज ऑफ history where the bourgeois has come to dominate the political power because of being economically dominant. Since the capitalist class has the preponderance of the money power or the property or the power of property, therefore he comes to possess the power also, or that is the political power.
तो जैसे जब उसकी राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा। और जैसे ही क्रांति करेंगे श्रमिक लोग, उसके बाद ही ये इस राज्य का अंत हो जाएगा, श्रमिकों के राज्य का उदय हो जाएगा, और फिर इस नागरिकता का जो पूंजीवादी अवधारणा है उसका भी समापन हो जाएगा। ये मार्क्स का सिद्धांत है नागरिकता को लेकर। नाउ लेट अस also try to know what is the opinion of Lenin and Stalin. देखिए, Lenin, he was a true follower of Marx. We can't say that he followed Marxism word by word or principle by principle. Still he was much closer to Marxism as any other Marxist thinker could be. और देखिए, जो लेनिन ने जो बात अपने शासन में लागू किया वो ये था कि लेनिन ने भी राज्य और नागरिकता इन दो शब्दों को अपने संविधान से हटा दिया। लेनिन रिमूव द नोशंस ऑफ स्टेट एंड सिटीजन एंड द सिटीजनशिप फ्रॉम हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उसका जब वो रूल आया तब उसने इन चीजों का, जो मार्क्स ने कहा था इसका कोई स्थान ही नहीं होगा, ये फॉल्स नोशंस हैं, और इसीलिए लेनिन ने इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया। उसने अपने स्टैट्यूट बुक से, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, उसने अपनी गवर्नमेंट से ही रिमूव द वर्ड स्टेट। अब उसकी जगह वो कम्यून्स का इस्तेमाल करता था, कम्युनिज्म के बारे में बोलता था, लेकिन ही वॉज वेरी मच ही डिड नॉट अप्रूव द यूज ऑफ द वर्ड स्टेट और द सिटीजन। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टालिन ने 1936 में ही रिस्टोर्ड बोथ दीज वर्ड्स। स्टालिन, आप जानते हैं कि ही वॉज अ बिग डिक्टेटर and he was he was just a Marxist thinker only for the name's sake, otherwise he was a brute dictator. और स्टालिन ने राज्य और नागरिकता इन दोनों शब्दों को वापस इंक्लूड कर लिया 1936 में अपने संविधान में। स्टालिन ने तो ब्यूरोक्रेसी की इतनी विशाल फौज खड़ी कर दिया था कि वो ब्यूरोक्रेसी इतनी रूथलेस हो गई थी, इतनी टेररफुल हो गई थी, इतनी भयावह हो गई थी कि उसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से और सेना के माध्यम से उसने न जाने कितने हजारों तो नहीं लाखों करोड़ों में उसने नरसंहार को अंजाम दिया। इसलिए मार्क्सिज्म गॉट इंक्रीजिंगली डाइवोर्स्ड फ्रॉम द लेटर मार्क्सिस्ट थिंकर्स। बाद के जो और विचारक आए, मार्क्सवादी विचारक आए, उन्होंने मार्क्स के इन विचारों को कोई बहुत महत्व नहीं दिया। देयरफॉर द वर्ड स्टेट एंड सिटीजन continue to remain in the Marxian government or in the Marxian rule. तो ये कुछ एक ब्रीफ हमने आइडिया आपको देने का प्रयास किया, मार्क्सवाद क्या कहता है और मार्क्सवाद के जो अनुयायी थे उन्होंने नागरिकता और राज्य के विषय में क्या विचारधारा अपनाई। तो लेनिन ने जहां पर राज्य की जो उसने अवधारणा दिया वो काफी कुछ मार्क्स से मिलती जुलती थी, और उसने लेनिन भी ये मानता था कि हम जल्दी ही इस सोवियत राज्य को, सोवियत स्टेट को खत्म कर देंगे और उसकी जगह हम कम्यून्स की स्थापना करेंगे, लोकल कम्यून्स की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रुप्स ऑफ वर्किंग क्लासेस को स्थापना करेंगे, और इस तरह से उसने मार्क्स के जो रोड मैप था, उसका जो ब्लूप्रिंट था, उसको लागू करने का प्रयास किया। बट स्टालिन वॉज वेरी डिफरेंट। स्टालिन बिलीव्ड इन द रूटलेसनेस ऑफ द स्टेट। जोसेफ स्टालिन तो राज्य की आप पहले आधिपत्य में विश्वास करता था, और केवल विश्वास नहीं, उसमें राज्य की निरंकुशता कूट कर भरी थी। He understood state as a power system, and therefore anything coming out of the state was full of power. It was full of authority, and no one could ever dare to oppose or protest against the state. So therefore we find that Stalin was very much, he worked to destroy the basic tenets of Marxism, as well as he did not approve what Lenin said about state and citizenship. तो ये तो इन सब के बारे में बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं कुछ हम आपसे बात करते हैं दो विचारधाराओं के बारे में, और बात करते हैं दो सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि आधुनिक समय में लिबरल थ्योरी का एडवोकेट कौन है, और साथ साथ मार्क्सिस्ट सिद्धांत का एडवोकेट कौन है। इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज T.H. Marshall. T.H. Marshall is an English thinker, English political thinker, who gave the theory of liberal citizenship, or liberal citizenship
का जो उसने, हम कह रहे हैं लिबरल जो इंटरप्रिटेशन हमने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आधुनिक समय में उसने भी इसी उदारवादी नागरिकता के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन इट इज विद अ डिफरेंस। इसमें अंतर है। ये जो पुराने जो लिबरल थिंकर्स थे, उन्होंने जिस तरह से हमने बताया था लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, लेकिन इस जो ये जो परंपरावादी जो सिद्धांत है उससे कुछ ये हटकर है। अब देखिए मार्शल की जो विचारधारा है, और वो विचारधारा पहले हम जान लो उसकी पुस्तक का नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, इट केम इन द ईयर 1950। ये उसकी पुस्तक है 1950 की, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। अच्छा, अब देखिए इस पुस्तक में उसने इस बात को पुनः जागृत करने का प्रयास किया, इस तथ्य को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है कि आधुनिक समाज में इट इज द लिबरल थ्योरी ओनली दैट कुड बी कंसिडर्ड टू बी कंटेनिंग सम मीनिंग। आधुनिक समाज में when we are living in a liberal world, when we are living in a post Second World War period, then it is only the liberal theory that can carry some meaning, that can carry some essence। बाकी चीजों को वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जो मार्शल का जो सिद्धांत है, 2-3 बातों में बड़ा उसका विशेष सिद्धांत है। पहली बात तो उसने ये माना कि इंग्लैंड में जो नागरिकता का जो विषय आया, ये मूल रूप से ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में आता है। दैट इज द रियल नोशन ऑफ सिटीजनशिप अकर्ड ओनली इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही नागरिकता का जिसे आप कह लीजिए कि विशिष्ट स्वरूप हमारे सामने आता है। यानी विशिष्ट स्वरूप का मतलब है द मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप appears before us only in the post Second World War period in England। तो वो अपने पहली बात अपने देश को क्रेडिट देता है कि दैट इंग्लैंड इज अ होम ग्राउंड फॉर द मोस्ट एक्सल्टेड फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। पहली बात है ना। दूसरी बात वो ये कहता है, अभी हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। दूसरी बात ये कहता है कि जब वो कहता है द मोस्ट एक्सल्टेड फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप, अर्थात नागरिकता का सबसे उत्तम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में ही दिखता है, तो उसका कहने का मतलब है द सोशल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। द सोशल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता का जो सबसे इवॉल्व्ड फॉर्म है वो उसका सामाजिक स्वरूप है। नागरिकता का सामाजिक स्वरूप द मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म कहता है, द सोशल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। ये 2 बातें कहता है। अच्छा, अब देखिए जब वो ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ इंग्लैंड में, लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं कहता है कि इट इज ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन। मार्शल ने यह माना कि दैट द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप स्टार्टेड अराइजिंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 18वीं शताब्दी से ही ये इसका आरंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी से ही नागरिकता का विषय उद्भव होना आरंभ हो गया था। और बेसिक इन इंग्लैंड कहता है कि वो नागरिकता के विषय को 3 भागों में विभक्त करता है, 3 उसके चरण बताता है, 3 काल बताता है, और इसी आधार पर हम उसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि इसका जो उद्भव होता है 18th सेंचुरी में होता है। जब 18th सेंचुरी में नागरिकता का प्रथम स्वरूप हमारे सामने आता है, तो वो कहता है द सिविल सिटीजनशिप। वो ये कहता है कि 18th सेंचुरी में ये इसका स्वरूप सामने आया, अर्थात नागरिक स्वरूप आया। द सिविल सिटीजनशिप और द सिविल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का प्रथम जो स्वरूप आता है 18वीं शताब्दी में, द सिविल सिटीजनशिप, अर्थात नागरिक जिसे कहता है नागरिकता। सिविल सिटीजनशिप को हम क्या कहेंगे हिंदी में, इसको कहता है कि नागरिकता का जो सिविक फॉर्म है, अर्थात उसको ये पहली बात बताता है। दूसरा कहता है कि द पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप इट केम इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक स्वरूप सामने आया नागरिकता का। और 20वीं शताब्दी में कहता है द सोशल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। द सोशल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप
20वीं शताब्दी में आता है। तो 18वीं शताब्दी में इट इज द सिविक फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप, द सिविल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। अब सिविल को आपके लिए नागरिक है ना, नागरिकता का नागरिक स्वरूप। कभी कभी वर्ड्स बड़े परप्लेक्सिंग हो जाते हैं, बड़ा ट्विस्टिंग हो जाता है, इसलिए एकदम कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करते करते बार बार, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो नागरिकता का जो नागरिक स्वरूप है, द सिविल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप, इट केम इन द 18th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में उसका राजनीतिक स्वरूप आया नागरिकता का, और 20वीं शताब्दी में ये सामाजिक स्वरूप आता है नागरिकता का। कहता है कि ये नागरिकता 3 फेजेस में डेवलप हुई है। कहता है कि जो 18वीं शताब्दी में सबसे पहला आया, दैट इज द सिविल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। कहता है जो सिविल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप था, ये जो उत्पन्न हुआ, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी में बहुत डिमांड होने लगी फॉर द सिविल राइट्स, फॉर द सिविल लिबर्टीज। अब सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज क्या है? ये वो अधिकार होते हैं, सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज वो अधिकार होते हैं जैसे फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, द लिबर्टी टू एक्वायर प्रॉपर्टी, द फ्रीडम टू परस्यू एनी ऑक्यूपेशन और वोकेशन, द फ्रीडम टू गो एनीवेयर। दीज आर ऑल सिविल लिबर्टीज। ये नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। यानी नागरिकता जब स्थापित हो ही गई थी पहले ही, तो नागरिकता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगे। तो जो कहता है कि जो व्हाइट वर्किंग मेल क्लास था, अर्थात जो श्वेत वर्ग था, अर्थात जो श्रमिक वर्ग, जो श्वेत वर्ग था, वो धीरे धीरे उसकी डिमांड्स बढ़ती गई। हमने कल भी आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, और ये बताया था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों ने अपने अधिकारों को और मांगना शुरू कर दिया। अपनी स्वतंत्रता के बारे में वो अपने डिमांड्स रेज करने लगे सरकार के सामने। और उन्होंने कहा कि हम तो भाई नागरिक हैं, वी आर सिटी ड्वेलर्स, वी आर टाउन ड्वेलर्स, वी आर द ड्वेलर्स, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के नागरिक होने के नाते, लंदन के नागरिक होने के नाते हमें अधिकार दिए जाने चाहिए, हमें काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें अपने बोलने का अधिकार, आविष्कार करने का अधिकार, हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार, हमें आने जाने का अधिकार, ये सब मिलना चाहिए। और इसी कहते हैं सिविल राइट्स, है ना। तो कहता है जो 18वीं शताब्दी में जो सिविल राइट्स की डिमांड शुरू हुई, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सिविल सिटीजनशिप। इसने नागरिकता के नागरिक आधार की स्थापना किया। यानी द सिविल फाउंडेशंस ऑफ द सिटीजनशिप वाज लेड इन द 18th सेंचुरी। जो बोर्जुआ क्लास था, जो वर्किंग जो मेन था, वर्किंग व्हाइट जो मेन था, अर्थात जो काम करने वाला जो श्रमिक वर्ग था, जो यानी श्वेत वर्ग था। अब चाहे उसमें बोर्जुआ रहा हो, चाहे अधिकांश बोर्जुआ ही थे या पेटी बोर्जुआ थे, तो ये जो वर्किंग जो बोर्जुआ क्लास था, काम करने वाला जो पूंजीपति जो वर्ग था, उससे अधिक डिमांड करना शुरू किया। और यहीं से आधारशिला पड़ी जब सरकार ने धीरे धीरे उसको मानना शुरू कर दिया। क्योंकि इंग्लैंड तो आप जानते हैं कि शुरू से ही पूंजीवादी देश रहा है, औपनिवेशिक राष्ट्र रहा है, इसलिए देयर वाज ऑलवेज द लिबर्टी फॉर द बोर्जुआ क्लास, फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास, फॉर द प्रॉपर्टी क्लासेस। तो मार्शल कहता है कि पहला जो स्वरूप हमारे सामने आता है, दैट इज अबाउट द सिविल citizenship, that is the first stage of citizenship was the civil format or the civil foundations of the citizenship. दूसरा कहता है कि the political foundations of citizenship और the political citizenship, किसी भी प्रकार से कह लीजिए, अर्थात नागरिकता का राजनीतिक स्वरूप, the political foundations or the political format of citizenship, यानी नागरिकता का राजनीतिक स्वरूप। ये नागरिकता का ये दूसरा स्वरूप था, और ये चरितार्थ होना शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में। कहता है विद द एडवांस ऑफ द बोर्जुआ क्लास, विद द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द बोर्जुआ क्लास, जैसे जैसे ये बोर्जुआ आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन होने लगा, जैसे जैसे इंग्लैंड का उपनिवेशवाद दुनिया भर में बढ़ने लगा, वैसे वैसे बोर्जुआ की डिमांड भी बढ़ती चली गई। अब बोर्जुआ ने कहा, जैसे आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में तो ये व्यापारिक कंपनी थी, एक ट्रेड कंपनी थी,
बिजनेस करने वाली, व्यापार करने वाली कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी आर्थिक सत्ता मजबूत होती गई, जैसे जैसे इसका इकोनॉमिक डोमिनेंस आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। भारत में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले तो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी। सर जॉन रो, ही वॉज द फर्स्ट he was the first representative of the East India Company in India. He came in the court of Jahangir, the Mughal Emperor Jahangir. 1608 की बात है, 1608 की बात है। The first English officer of the East India Company, Sir John Roe, R-O-W, Roe. Sir John Roe, in 1608 he came to the court of Jahangir, the Mughal Emperor Jahangir, and there he demanded certain concessions for the East India Company. और जहांगीर ने दे भी दिया, इनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दिया, और धीरे धीरे इनके पैर फैलते चले गए और इन्होंने राजनीतिक सत्ता में भी हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया। तो टी.एच. मार्शल ने कहा कि जब ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर ये बात आने लगी, तब ये जो नागरिकता अभी तक बात थी कि इनको कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं चाहिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चाहिए था, अब नाउ दे वांटेड द राइट टू वोट ऑल्सो, दे वांटेड टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स ऑल्सो। वो अपनी सरकार के बारे में सोचने लगे, क्यों ना अब हमारी सरकार हो, क्यों ना हमें वोटिंग राइट दिया जाए, क्यों ना हम ऐसे प्रिविलेजेस बनाएं जिससे कैपिटलिज्म या बोर्जुआ जो हमारा समुदाय है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो और मजबूत हो। जो बोर्जुआ क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो और क्यों ना मजबूत हो, इसलिए अब हमको राजनीतिक अधिकार भी मिलना चाहिए। सो देयरफॉर इन द 19th century इंग्लैंड देयर वाज इंक्रीज डिमांड्स, there were increased demand, there were vociferous demands for the grant of political rights। और उन्होंने कहा हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के तमाम अधिकारों की बातचीत होने लगी और धीरे धीरे इस पर ब्रिटिश संसद ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया और कंसेशंस उनको मिलना शुरू हो गए। और मार्शल कहता है ये सेकेंड स्टेज ऑफ सिटीजनशिप ये था 19th century में। that was the civil format or the civil citizenship, that was the political citizenship, that is the second stage of citizenship was basically political in character, नागरिकता का राजनीतिक स्वरूप। अब जो तीसरा जो स्वरूप आता है that is in the 20th century and that is the social foundations of citizenship, in other words the social citizenship, सामाजिक नागरिकता यानी नागरिकता का सामाजिक स्वरूप। ये 20वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी में। अब देखिए मार्शल का ये मानना था कि जो व्हाइट क्लास, जो वर्किंग मैन था, अर्थात ये जो व्हाइट क्लास, अर्थात ये जो बोर्जुआ था, जो प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट क्लास था, अब देखिए उसको ये डर लगने का 20वीं शताब्दी में आप जानते हैं 1917 में देयर वाज अ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रूसी क्रांति जिसे कहते हैं 1917 में। कम्युनिज्म इट ट्रायम्फ्ड ओवर द सोवियत एम्पायर। सोवियत एम्पायर जो था, सोवियतों का जो शासन था, सोवियत जो मोनार्की थी, वो ध्वस्त हो गई 1917 के रूसी क्रांति में, साम्यवादी क्रांति में। तो अब इससे क्या हुआ कि जो लिबरल जो वर्ल्ड था, पर्टिकुलरली जो इंग्लैंड में जो बोर्जुआ था, ये कैपिटलिस्ट था, ये जो लिबरल क्लास था, उसको ये डर लगने लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि क्रांति, ये जो रूसी क्रांति है, उसका प्रभाव इंग्लैंड तक ना पहुंच जाए या यूरोप में कहीं और ना पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि श्रमिक वर्ग जैसे अभी तक रूस में क्रांति किया, अब ये भी यहाँ बगावत कर दे, विद्रोह कर दे, और हमारे यहाँ इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, यानी जितना जो यूरोप था, कहीं उसमें भी श्रमिकों की बगावत ना हो जाए। इसलिए 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ये अधिक से अधिक ये जोर पकड़ने लगी कि अब जो भी आपका नागरिक है, अभी तक तो बोर्जुआ ही आपका नागरिक था, यानी अभी तक माना जाता था दैट द बोर्जुआ was all powerful, he was all dominant। लेकिन अब चूंकि भय अब स्थापित हो गया था, एक भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं श्रमिकों की क्रांति ना हो जाए रूस में या यूरोप में या इंग्लैंड में, इसलिए उन्होंने अब अधिक से अधिक सुविधाएं देना शुरू कर दिया। British Parliament or the British government started talking about giving more and more concessions, giving more and more entitlements, giving more and more benefits to the working classes or to the laboring classes। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था that was the factory legislation, कारखाना अधिनियम। ये इंग्लैंड में आया, ये अमेरिका में ये अधिनियम आए। ये अधिनियम that is the factory legislation, the factory acts, they were brought into, they were enacted in many of the European countries and also in America। और इस आधार पर इस यानी विश्वास के साथ
कि अब हम अपने कारखानों की सुधार करेंगे, कारखानों में काम करने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा का सुधार करेंगे। अब हम उनके रोटी कपड़ा मकान, जो मिसेस गांधी ने नहीं कहा था, रोटी कपड़ा मकान 1970 के चुनाव में भारत में जो कहा था मिसेस इंदिरा गांधी ने, समझिए इसी प्रकार का रोटी कपड़ा मकान, ये 3 आधारभूत जो वांट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब इस बात को अटेंड करना शुरू कर दिया ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट, ये बोर्जुआ क्लास ने। अब मार्शल क्या कहता है? मार्शल कहता है कि दिस वाज अ वेलफेयर स्टेट, दिस वाज द डॉन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन, और इसीलिए उसने कहा नाउ दिस वाज द गोल्डन पीरियड फॉर ब्रिटेन, कि अब हर व्यक्ति को अधिकार मिला, हर व्यक्ति को कोई कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। अर्थात अधिकार किसको मिला? अब जो वर्किंग क्लास था, जो टॉयलिंग क्लास था, जो लेबरिंग क्लास था, जो अभी तक अधिकार नहीं मिला था, अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सारी चीजें यहाँ पर भी शिफ्ट होने लगी, ये यूरोपियन कंट्रीज में भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो बहुत तेजी से शुरू हो गया था सोशल सिटीजनशिप का फॉर्मेट को लागू करने का, और बल्कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद से ही ये सारे परिवर्तन आरंभ हो गए थे। तो अब देखिए 1917 की क्रांति के बाद देयर वाज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन द नोशन ऑफ सिटीजनशिप in England as well as in entire Europe, and this concept it reached America as well, क्योंकि सबको अब साम्यवाद का भय हो गया था, रूसी साम्यवाद का भय हो गया था। जैसे आजकल चल रहा है, पुतिन ने एक प्रकार का एक समझ लीजिए एक डोमिनेंस क्रिएट कर दिया है, उससे जो पाश्चात्य जो देशों की, यानी जो जेलेंस्की और नाटो और अमेरिका की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी, उसको उसने चैलेंज किया है, काउंटर किया है, और सारे नेटो में और अमेरिका में भय व्याप्त हो गया है पुतिन को लेकर। तो इसी प्रकार से ये भय अब अमेरिका, ये इंग्लैंड में हो गया था और समस्त यूरोप में हो गया था। तो 1917 के बाद से ये जो सोशल सिटीजनशिप है, ये एक नया अध्याय जुड़ गया नागरिकता के विषय में, अवधारणा में, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये और तेजी से इसका प्रसार होता चला गया। इसी बात को टी.एच. मार्शल कहता है द राइज ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और इसलिए मार्शल चूंकि इंग्लैंड का है, इसलिए he gives all credit to England for initiating the most evolved form, the most exalted form of citizenship to England। अपनी मातृभूमि, अपने देश यानी इंग्लैंड को उसने नागरिकता का सबसे सुनहरा स्वरूप जो था सोशल सिटीजनशिप, वो उसको क्रेडिट दिया, इंग्लैंड को दिया। और मार्शल कहता है कि अब ये जो हमारे यहाँ नया सुबेरे का उदय हुआ, नई सुबह का जो उदय हुआ है, दैट इज द सोशल सिटीजनशिप। इससे अब हर व्यक्ति सुखी है इंग्लैंड में। अब ना कोई बोर्जुआ कोई का आंतक है, ना आधिपत्य है, ना वर्किंग क्लास किसी दबाव में है, किसी आधिपत्य में है। तो वो कहता है इट इज अ गोल्डन स्टेट फॉर बोथ द वर्किंग क्लासेस एज वेल एज फॉर द बोर्जुआ क्लास, ये टी.एच. मार्शल कहता है। और इसलिए कहता है नाउ देयर इज नो फियर, नाउ देयर इज इगैलिटेरियन सोसाइटी इन इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर अशरिंग इन दिस सोशल सिटीजनशिप। और कहता है इंग्लैंड thus becomes the mother of the social citizenship। इंग्लैंड इस प्रकार से सामाजिक नागरिकता की जन्मभूमि भी हो गई है। लोकतंत्र की तो जन्मभूमि पहले ही वो लोग अपने आप को कहते थे, अब कहते हैं कि ये इसकी भी जन्मभूमि हो गई है सामाजिक नागरिकता की। हमने पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को सबसे अच्छा नागरिकता का दर्शन कराया, नागरिकता के स्वरूप का दर्शन कराया। इसलिए ये सोशल सिटीजनशिप कहता है ये ऐसी सिटीजनशिप है जहां हर व्यक्ति को सामाजिक अधिकार मिलेंगे, और कहता है सबसे कठिन अधिकार यही होते हैं कि अर्थात हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा, हर व्यक्ति को संपत्ति, है ना, हर व्यक्ति को आराम करने का समय यानी विश्राम का समय। कहता है दीज आर द मोस्ट क्रूशियल एंड दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द डिमांड्स टू बी मेट। और ये बात सही भी है। अगर आप इंडिया के संविधान, भारत के संविधान का चौथा अध्याय जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप देखें तो वहां ये देख सकते हैं कि चौथा जो अध्याय है उसको ट्रांसलेट करना रियलिटी में बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए संविधान सभा ने इसको वाद्य योग्य नहीं माना, अर्थात इसको तुरंत लागू किए जाने योग्य नहीं माना, और ये माना कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जैसे जैसे भारत का जनमानस और जागरूक होगा, जैसे जैसे हमारे देश की सरकारें और जन समर्पित होंगी, लोक कल्याण को समर्पित होंगी, वैसे वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया जाएगा।
है ना। लेकिन एकदम से इसको लागू नहीं किया जा सकता, ये भारत के संविधान निर्माताओं ने भी माना और इसी बात को टी.एच. मार्शल भी कह रहा है। कहता नहीं, अब इंग्लैंड में वो समय आ गया है जब हम सोशल सिटीजनशिप को अब हम लागू करना शुरू कर देंगे, और कर दिया है, और इसलिए वो अपने देश की तारीफ करता है। तो इसलिए जो अब हम इसके पूरे, अगर हम पूरे इसके जो संवाद है, पूरा जो विचार विमर्श किया है, उसको अगर हम कहें, शॉर्ट में कहें, तो वो अपनी कंट्री को, इंग्लैंड को, पहली बात वो नागरिकता का जो आधुनिक स्वरूप है, दैट इज द लिबरल फॉर्मेट ऑफ सिटीजनशिप, द लिबरल फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप, ही ट्राइज टू रीइंस्टेट इट। आज के समय में उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को पुनः लागू करना चाहता है, और इसलिए उसने इंग्लैंड को कहा ये सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल है कि जहां पर हम इसको अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो नागरिकता का जो विषय है, उसने अपने नागरिकता के विषय को 3 भागों में विभक्त किया है, और एक है सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, और तीसरा है सोशल सिटीजनशिप। जो सिविल सिटीजनशिप है 18वीं शताब्दी में आया, जो पॉलिटिकल सिटीजनशिप है 19वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी में सोशल सिटीजनशिप आया, है ना। ये विचारधारा है, और ये सबसे अब तक की अच्छा स्वरूप है मार्शल के अनुसार। अब देखिए, मार्शल का जो विचार है, इसकी बड़ी आलोचना करी गई है ना। पहली बात जो आलोचना करी है, न्यू लिबरल्स ने कहा है। न्यू लिबरल्स यानी मार्केटवादी जो विचारक हैं, बाजारवादी जो विचारक हैं, और हमने उसमें आपको बताया था कल, जो रॉबर्ट नॉजिक और ये सब लोग हैं, इन सब ने, क्योंकि 1850 की किताब है इसकी, ये है ना, सोशल क्लास एंड सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो उसकी किताब है टी.एच. मार्शल की, ये उसी समय आई जब मार्केट फिलोसफर्स थे, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हेयर, है ना, और मिल्टन फ्राइडमैन, जब ये मार्केट फिलोसफर थे, उसी समय इनकी भी पुस्तक आई। तो वो उन लोगों ने मार्शल की बड़ी आलोचना किया। उन्होंने कहा, आप तो एक निठल्लेवाद को आप जन्म दे रहे हैं, आप तो सबको बैठे बैठे सब कुछ देते जाएंगे। कहता है कि जो पूंजीपति जो होता है, जो बुर्जुआ होता है, वो तो वही जानता है कि उसने कितना पैसा अपने उद्यम में, अपने व्यापार में लगाया है। लेकिन अगर आप कहें एक उद्यमी को, एक व्यापारी को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना एक श्रमिक को मिलेगा, तो कहते हैं ये तो आप एक अकर्मण्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। कहता है ये तो आप पैसिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। बस श्रमिक है, आप एक इमोशनल आप डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं, एक इमोशनल फिलॉसफी आप क्रिएट कर रहे हैं, अर्थात एक बड़ी संवेदना वाला माहौल बना दिया। कहा कि बेचारा वाली स्थिति में ले आए श्रमिक को, और कहा ये तो दीनहीन है, दुर्दशापूर्ण है, इसकी दुर्दशा है, इसकी ये बहुत ही निर्धनता है, अशिक्षा है, अंधकार में इसका जीवन है, तो हमें इसको पूरा फायदा देना होगा, और वो फायदा किसी व्यापारी के फायदे से या पूंजीपति के फायदे से कम नहीं होगा। तो इस बात की आलोचना उसने किया है, जो मार्केट फिलोसफर्स हैं। उन्होंने कहा आप नहीं जानते कि अगर आप मार्केट, ये जो आप जो उद्यमी हैं, जो अगर आप कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप उनको उसी स्तर पर ले आएंगे श्रमिकों को, तो उसके पास क्या इंसेंटिव रह जाएगा? कोई इंसेंटिव रहेगा कि मेहनत करे, वो प्रॉफिट कमाए, और उसके बाद आगे री इन्वेस्ट करे, अपने उद्यम को आगे बढ़ाए, टेक्नोलॉजी लाए, रिसोर्सेज जनरेट करे, टैक्स दे सरकार को, उसके पास क्या इंसेंटिव रह जाएगा? कहते हैं ये आप इसलिए पैसिविटी को क्रिएट ना करिए, अकर्मण्यता को, निष्क्रियता को क्रिएट ना करिए। हाँ, जो श्रमिक का जो न्यायपूर्ण है, जो न्यायोचित उसकी डिमांड्स है, वो अवश्य पूरी जाएगी, करी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए मार्केट को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो मार्केट फिलोसफर्स, इन्होंने कहा कि श्रमिकों को यानी समाज के लोगों को पहले अपना दायित्व निभाना चाहिए, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करें, तब उसके बाद एंटाइटलमेंट्स मांगेंगे, तब ज्यादा अच्छा लगता है। जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिमांड। तो जो मार्केट फिलोसफर्स हैं वो इसी बात को कह रहे हैं, पहले आप इसके योग्य बनिए, फिर आप मांग करिए। ये इनका फॉर्मूला है ना, मार्केट फिलोसफर। पहले अपनी योग्यता प्रूव करिए, तब हम आपको देंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबली आप एक्ट नहीं कर सकते, तो हम आपको क्यों सारी सुविधा दे देंगे? क्यों हम आपका तनख्वाह आगे से बढ़ाते जाएंगे? क्यों हम आपको इंसेंटिवाइज करते जाएंगे? क्यों हम आपको नए नए प्रकार के सुविधाएं देते जाएंगे? पहले आप डिजर्व करिए, आप हमारे उद्यम को आगे बढ़ाइए, तब उसके बाद हम आपको कुछ आगे देंगे। लेकिन ये जो मार्शल उसने कहा था, उसकी जो थ्योरी है, सोशल सिटीजनशिप की थ्योरी है, उसने कहा कि नहीं, पहले आप उनको स्थापित तो करिए, पहले आप समाज में उनको सशक्त तो बनाइए,
पहले समाज में सुविधाएं दीजिए, तब आप उनसे उम्मीद करिए कि आप उनसे कुछ ले पाएंगे। लेकिन अगर एक दीनहीन व्यक्ति समाज का, अगर उसको आप कहेंगे कि नहीं पहले अपने आप को डिजर्व करे, पहले अपने आप को प्रूव करे, तो कहते हैं ये तो संभव नहीं है। तो देयर इज अ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट मार्शल सेज एंड व्हाट द न्यू लिबरल से। तो मार्शल ने कहा है कि एक गरीब आदमी को, एक असहाय आदमी को, एक अशिक्षित आदमी को कभी नहीं कहा जाना चाहिए कि पहले अपने आप को प्रूव करिए। अरे भाई, पहले उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, सामाजिक स्थिति मजबूत करो, उसको अधिकार दो, उसकी स्वतंत्रता दो, उसको कुछ नौकरी दो, उसको सम्मान दो, तब उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करेगा समाज में। इसलिए ये कहते हैं सोशल सिटीजनशिप है ना। आप सामाजिक रूप से उसको अच्छा बनाइए, सामाजिक रूप से उसके सम्मान दीजिए, सामाजिक रूप से उसको गरिमा में उसका व्यक्तित्व बनाइए, फिर उससे आप कुछ उम्मीद करिए। लेकिन जो मार्केट फिलोसफर से कहते हैं अगर आप यही करते रह गए तब तो पूरा मार्केट ही बैठ जाएगी। अगर इसको आप टेस्ट करने का आधार बना लेंगे कि जो सब निठल्ले लोग बैठकर यहाँ पर बैठेंगे और मार्केट उसको खिलाएगी, बाजार खिलाएगा, एक उद्यमी खिलाएगा काम ना करने वालों को, अनस्किल्ड को, तो कहता है कि ऐसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, वो कहता है कि ये पैसिविटी को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप एक प्रकार से पॉपुलिज्म को क्रिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अर्थात आप एक कंगालपन की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट फिलोसफर्स का जो तर्क है, आलोचना करने का तर्क है, वो एक अलग आधार है, जबकि टी.एच. मार्शल बिल्कुल अलग बात कहते हैं। तो खैर ये इसकी आलोचना थी। अब एक फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी है। जो फेमिनिज्म है उसमें जो कैरोल हैनिश जो एक बहुत प्रखर महिला है, 1970 में उसने एक स्लोगन दिया था, पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। तो जो फेमिनिस्ट है, अर्थात जो नारीवादी जो महिलाएं हैं, नारीवादी बुद्धिमान महिलाएं हैं, उन्होंने इसकी टी.एच. मार्शल की थ्योरी को चैलेंज किया है। इन्होंने दो आधार पे चैलेंज किया है फेमिनिस्ट ने। और कार्ल हैनिश है ना, कैरोल CAROL कैरोल, हैनिश HANISH हैनिश, कैरोल हैनिश ने एक स्लोगन दिया 1970 के दशक में, पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। दोनों अलग अलग नहीं है, व्यक्तिगत एक होगा, राजनीतिक अलग होगा। उसने ये नहीं माना। उसने कहा कि भाई नारीवादियों के दृष्टिकोण के अनुसार मार्शल साहब का जो तर्क है, जो विमर्श है, उसने कहा ये बहुत ही एक पक्षी है और एकल मार्ग को चलने वाला, एक दिशा में जा रहा है, एक पक्ष की बात कर रहा है। कैरोल हैनिश ने कहा कि आप जो समानता के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में एक इगैलिटेरियनिज्म आ गया, समतावाद आ गया, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, हर व्यक्ति को समानता के निगाह से देखा जाने लगा। उसने इस बात का खंडन किया और उसने कहा पहली बात तो जो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो इक्वालिटी किस में आई, वो स्ट्रेंथ किस में आई, वो तो स्ट्रेंथ आई है व्हाइट वर्किंग मेल्स में आई है, व्हाइट वर्किंग मेल्स में, यानी बोर्जुआ में आया है। अर्थात जो श्वेत वर्ग जो था, जो श्वेत समुदाय था, चाहे वो कामगार रहा हो, चाहे वो पूंजीपति रहा हो, चाहे पेटी बोर्जुआ रहा, जिस भी क्षेत्र में था, व्हाइट जो पॉपुलेशन थी, केवल उस व्हाइट पॉपुलेशन को फायदा मिला है नागरिकता का। आपने बहुत सोच समझ के नागरिकता का जो फल दिए हैं, नागरिकता के जो आपने फायदा दिया है, केवल एक वर्ग विशेष को दिया है, वो है जो व्हाइट पॉपुलेशन थी, जो श्वेत समुदाय था, श्वेत आबादी वाले पक्ष को ही केवल आपने सुविधाएं दिया है। जो बाकी जो कलर्ड पीपल थे, जो दूसरे देश के लोग थे, यानी जो अफ्रीकन्स थे, जो लैटिनोस थे, जो हिस्पैनिक्स थे, जो एशियंस थे, जो जिप्सीज थे, अलग अलग देशों के जो अलग अलग लोग थे, जो इंग्लिश मूल के नहीं थे, इंग्लैंड के नहीं थे, आपने उनके साथ कौन सा समानता का बर्ताव किया। तो इसने कहा ये बात बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य है कि आप कह रहे हैं सबके लिए हमने काम किया, सोशल सिटीजनशिप ने सबका ध्यान किया, सबको उसने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन उसने कहा ये बात बिल्कुल गलत है। केवल जो समतावाद आया, इगैलिटेरियनिज्म आया, वो केवल अमंग द व्हाइट पॉपुलेशन, ओनली इन द व्हाइट पीपल, नॉट इन द ब्लैक्स।
काले लोगों में, अश्वेत लोगों में किसी प्रकार का कोई समतावादी नहीं आया, कोई इक्वालिटेरियनिज्म नहीं आया। व्हाइट और ब्लैक का जो झगड़ा है वो आज भी बना हुआ है, ये कैरोल हेनिस ने कहा। पहला तो तर्क ये था। दूसरा तर्क ये था कि आप महिलाओं के बारे में उसने कहा जो आप लोग जो कहते हैं कि सबको यह फायदा मिला सोशल सिटीजनशिप का, उसे कहा कि महिलाओं को क्या फायदा मिला? What kind of benefit did the women get? Women did not get any benefit from the so-called social citizenship. उसने कहा कि देखिए, महिलाएं तो अपने घर में ही पड़ी रहीं, महिलाएं तो चार दीवारों में ही कैद रहीं, महिलाओं को आपने केवल वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन चुना कौन जा रहा है? चुना तो जा रहा है अंग्रेज आदमी चुना जा रहा है। It is the white privileged man who is being elected and who is coming to the government. They are framing the rules and regulations and the laws for us. ये जो श्वेत वर्ग है, ये जो श्वेत सरकार है, इंग्लिश गवर्नमेंट है, जिसमें सब श्वेत आदमी बैठे हैं, व्हाइट मेन बैठे हैं, एक पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ बैठे हैं, वही लोग तो हम महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं। हम लोग को कौन आज़ादी मिली? सब कुछ तो आपकी परमिशन से होता है, चाहे हमारे मैरिज लॉज हों, चाहे हमारे डाइवोर्स लॉज हों, चाहे हमारे दूसरे और जो व्यक्तिगत पर्सनल जो इश्यूज होते हैं, वो अगर कानून से संबंधित बातें हैं, वो सब तो आप ही लोग बना रहे हैं। वुमेन्स, देयर इज नो वुमेन्स वॉइस इन सो फार एज द वुमेन इश्यूज आर कंसर्न्ड। आप तो कहते हैं महिलाएं तो बस घर में ही रहें, वो प्राइवेट इशू है, वो डोमेस्टिक इशू है, वो केवल बच्चों का पालन पोषण करेंगे, वो केवल बच्चों पढ़ाई लिखाएंगी, केवल घर को मैनेज करेंगी, डोमेस्टिक हाउस होल्ड चलाएंगी। उन्होंने कहा देयरफॉर जो आप लोग कहते हैं कि जो ये स्पष्ट दीवार है, पॉलिटिकल इज वन थिंग, पर्सनल इज अनदर थिंग, अर्थात सार्वजनिक पक्ष एक है और जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक है वो अलग है। वो इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और कहा जो मार्शल उन्होंने इस बात पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं व्यक्त किया है। महिलाएं आज भी सेकंड ग्रेड हैं, आज भी जिसे कहते हैं दोयम दर्जे की नागरिक हैं, आज भी है, पहले भी थी, और इसी तरह का माइंडसेट बना रहा तो आगे भी यही रहेगा। इसलिए कैरोल हेनिस ने और बहुत सारी, लिंडा गॉर्डन है और ये नैन्सी फ्रेजर, लिंडा गॉर्डन, ये सब जो महिलाएं हैं, नैन्सी फ्रेजर एंड लिंडा गॉर्डन है ना, ये दो और महिलाएं हैं जिन्होंने अमेरिका के बारे में कहा। उन्होंने कहा अमेरिका में तो देयर इज नो सोशल सिटीजनशिप। इन्होंने तो टी.एच. मार्शल की थ्योरी को चैलेंज किया और उन्होंने कहा आपने कहा कि अब तो सब तरफ सोशल सिटीजनशिप आ गया है। कहाँ पर पाश्चात्य देश में आया? अमेरिका में तो आज भी सोशल सिटीजनशिप नहीं आया, आज भी वहाँ पर किसी भी प्रकार की सामाजिक नागरिकता नहीं आई। महिलाएं आज भी परिवार में ही घुट रही हैं, उनको बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है। पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और वो कहता है कि मेल स्फीयर, शी यूजेस द वर्ड, नैन्सी फ्रेजर ने एक वर्ड यूज किया, मेल स्फीयर। मेल स्फीयर, स्फीयर मतलब है SPHERE स्फीयर। तो मेल स्फीयर के बारे में बात किया था, ये पुरुषों का दायरा है, यानी पुरुष का दायरा सार्वजनिक तो है ही है, जो घर है, घर के जो महिलाएं काम करती हैं वो भी दायरा पुरुषों के हाथ में आ गया है। जो कैरोल हेनिस कहती है कि आप सब कुछ घर में भी हम कैसे काम करेंगे, क्या करना क्या नहीं करना, वो आप ही लोग तय कर रहे हैं। इसी बात को नैन्सी फ्रेजर भी कहती है, लिंडा गॉर्डन भी कहती है कि सब कुछ अब मेल ही तय कर रहा है। और कहती है खासतौर से ये लोग कहते हैं अमेरिका में तो कोई सोशल सिटीजनशिप नाम की चीज ही नहीं है, वहां तो स्वार्थ है, अपॉर्चुनिज्म है, मेल डोमिनेंस है, मेल स्फीयर है। इसलिए कहता है कि इसलिए वहां पर अब माहौल ये बन गया है कि अगर महिलाओं को कुछ भी करा जाता है, कुछ भी दिया जाता है, उसको एक चैरिटी के रूप में देखा जाता है, उसको चैरिटी यानी भिक्षावृत्ति के रूप में देखा जाता है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया, हमने महिलाओं को बहुत बड़ी सुविधा दिया, इस दिशा से देखा जाता है। ये नैन्सी फ्रेजर और लिंडा गॉर्डन ये कह रही हैं, बड़ा एहसान के रूप में देखा जाता है। तो अमेरिका कहते हैं कि इट इज सच एन इम्बैलेंस सोसाइटी, इट इज सच अ लोब साइडेड सोसाइटी, इट इज सच हेविली टिल्टिंग टुवर्ड्स द मेल डोमिनेंस। पुरुषों के वर्चस्व से जुड़ा हुआ ये अमेरिकी समाज है इतना ज्यादा कि अब उनको महिलाओं को भी कुछ दिया जाता है तो वो कहते हैं कि अरे हमने तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं का हमें बहुत ख्याल है। इस तरह से जैसे कोई बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, बहुत बड़ा उन्होंने हम पर एहसान किया है, बहुत बड़ा उन्होंने हमें कोई भिक्षा दे दिया है। इस बात को वो रिजेक्ट
करती है और इसलिए टी.एच. मार्शल की आलोचना इन आधारों पर करी गई है। लेकिन खैर महत्व यह है इसका, मार्शल ने जो थ्योरी दिया है इसका महत्व यह है कि सोशल सिटीजनशिप को लेकर अब काफी कुछ, यानी अब कल विमर्श शुरू हो गया, काफी कुछ संवाद इस पर होने लगा, बहुत बड़े बड़े विचारक इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और आपने जॉन रॉल्स का नाम सुना हुआ है, अ थियरी ऑफ जस्टिस, और इस थियरी ऑफ जस्टिस में ये सोशल सिटीजनशिप को लेकर भी उसने बात कही है कि अर्थात समाज, एक संतुलित समाज कैसा रहेगा, एक अच्छा समाज कैसे बन पाएगा बिना भेदभाव के, एक निष्पक्ष समाज कैसा बन पाएगा। उसने ये जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1972 में उसने किताब लिखी थी, 1972 में थ्योरी ऑफ जस्टिस, वहां पर उसने इन सब बातों की काफी व्यापक रूप से चर्चा किया है। जब वो ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बात करता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करता है, इंटरलॉक्यूटर्स ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है और प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात करता है, तो काफी कुछ उसने बात किया है। और इसलिए मार्शल के सिद्धांत का महत्व ये है ना। अब एक तो बात ये हो गई है ना। अब एक मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं, दैट विल बी रिगार्डिंग द एंथनी गिडेंस थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, है ना। इसको मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं एंड आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो।